हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एपिलेप्सी को या सीजर्स को, राइट। तो हम लोग लास्ट क्लास में टोनिक क्लोनिक सीजर और एटोनिक सीजर्स के बारे में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे मायोक्लोनिक सीजर्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स होते क्या है। सडन ब्रीफ मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट मे इन्वॉल्व वन पार्ट ऑफ द बॉडी और इंटायर बॉडी, राइट। तो मायो का मतलब होता है मसल, क्लोनिक टोनिक का मतलब टॉट होता था, क्लोनिक मतलब रिलैक्स, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। तो सडन और ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होगा, ठीक। सडन एंड ब्रीफ मतलब एकाएक, और ब्रीफ मतलब थोड़े समय के लिए। दैट में इन्वॉल्व वन पार्ट ऑफ द बॉडी और इंटायर बॉडी, जो कि एक हिस्से बॉडी का कंप्राइज करेगी या इंटायर बॉडी को कंप्राइज करेगी, राइट। आई गेस ओरिएंटेशन अब ठीक होगा। हाँ, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। एक क्रेट्सफर्ड जैकब डिजीज है जो प्रायन डिजीज से होता था। मैं अगर इन नॉर्मल पर्सन ऑल्सो इन द मॉर्निंग, ये नॉर्मल पर्सन में भी हो सकता है। सडन ब्रीफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक। एनॉक्सिक ब्रेन डैमेज, ऑक्सीजन किसी को नहीं मिला तो एनॉक्सिक हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डीजनरेटिव सीनस डिसऑर्डर, बहुत ही वेग से कॉज है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, सीनस डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकता है, वेग कॉजेज। ईईजी में क्या देखोगे, बायलैटरल सिंक्रोनस स्पाइक एंड वेव डिस्चार्ज। अब देखो ईईजी में तुम एटॉनिक सीजर में क्या देखते थे, मतलब कि ब्रीफ जनरलाइज स्पाइक देखते थे, फिर स्लो वेव्स देखते थे, डिफ्यूज फॉलोड बाय डिफ्यूज स्लो वेव्स, राइट। और यहाँ पे क्या देखोगे, बायलैटरल सिंक्रोनस स्पाइक रहेगी, ठीक है, और वेव डिस्चार्ज, ठीक है। बायलैटरल ये होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एब्सेंट सीजर्स की। एब्सेंट सीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटिट माल सीजर्स भी कहते हैं इसको। मेनली नॉन मोटर, ये नॉन मोटर होता है बेसिकली, ठीक है ना। एब्सेंट सीजर जो होता है नॉन मोटर होता है, एक मोटर नहीं होता। बिगिन्स इन चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड में शुरू होगा, बच्चे में। टेंड्स टू सीज बाय 20 ईयर्स, ये बच्चों में होगा लेकिन 20 साल तक की उम्र में ये ख़त्म हो जाता है, राइट। तो जो लोग 20 साल की उम्र में हैं तो वहाँ तक सीज कर जाता है। ब्रीफ लैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे ब्रीफ लैप्स होगा कॉन्शियसनेस का, विदाउट लॉस ऑफ पोस्टूरल कंट्रोल, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्शियसनेस का लॉस होगा लेकिन पोस्चर का लॉस नहीं होगा। जैसे एटॉनिक सीजन में पोस्चर का लॉस हो रहा था, राइट, कॉन्शियसनेस भी जा रही थी, पोस्चर भी जा रहा था। यहाँ पे केवल जो तुम्हारी है कॉन्शियसनेस जाएगी, ठीक है ना, लेकिन पोस्चरल कंट्रोल मैम इंटैक्ट रहेगा। ऑकर्स ओनली फॉर सेकेंड्स, सो मे पेशेंट में बी अनअवेयर ऑफ इट। तो जो ये होता है एब्सेंस सीजर, एब्सेंस का मतलब क्या है, एब्सेंस मतलब नहीं है, ठीक है, कि कोई चीज़ नहीं है। एब्सेंस मतलब बंदा नहीं आया, ठीक है, पता भी नहीं चला, एब्सेंस है इसकी, ठीक। तो इस सीजर में, इस तरह के सीजर्स में पता ही नहीं चलता कि बंदे को कि सीजर्स आया भी है, क्योंकि इतना ब्रीफ होता है, कुछ सेकंड्स के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है ना। तो ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कंट्रोल, ट्रांजिएंट लॉस होता है कंट्रोल का। कॉन्शियसनेस रिटर्न्स एज सडनली एज इट वाज लॉस्ट, दैट इज ऑनसेट एंड टर्मिनेशन ऑफ अटैक, बोथ आर अब्रप्ट। कॉन्शियसनेस जैसे ही जाती है और उसी तरह वापस आ जाती है, रिटर्न्स एज सडनली एज इट वाज लॉस्ट, जितनी जल्दी जाती है उतनी जल्दी वापस आ जाती है। ऑनसेट एंड टर्मिनेशन ऑफ अटैक बोथ आर अब्रप्ट, मतलब अभी शुरू हुआ खत्म, ये हो गया एब्सेंट सीजर, राइट। रैपिड ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, रैपिड ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स होगा। च्यूइंग मूवमेंट्स हो गया, ठीक है, कोई चबाता हुआ मतलब दिखेगा। क्लॉनिक मूवमेंट्स ऑफ हैंड, वेरी लिटिल क्लॉनिक मूवमेंट्स हैंड दिखाएंगे लेकिन बहुत ही हल्का सा, पता भी नहीं चलेगा। नो पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन, कोई पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन नहीं मिलेगी आपको कि हाँ इस बंदे को सीजर्स आने के बाद भी कुछ हुआ, नहीं, कुछ नहीं। कैन अकर 100 टाइम्स पर डे, ये दिन में करीबन 100 बार होगा लेकिन बंदे को पता ही नहीं चलेगा उसको सीजर्स भी आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है एब्सेंट सीजर। फर्स्ट क्लू टू एब्सेंट सीजर ऑफन अनएक्सप्लेन्ड डे ड्रीमिंग, डिक्लाइन इन स्कूल परफॉर्मेंस रिकग्नाइज्ड बाय टीचर, राइट। तो फर्स्ट क्लू अगर देखो क्या होगा, हिस्ट्री में कैसे देगा कि आपको अगर क्लिनिकल क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या बोलेगा कि ये ऑन ऑफ, उसको लगेगा बच्चा जो है डे ड्रीम कर रहा है, उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाएगी, और ये नोटिस करेगा कौन, टीचर उसका। ईजी जो होता है सिमेट्रिकल होता है, 3 हर्ट्ज स्पाइक होती है और वेव डिस्चार्ज होती है, राइट। बिगिन्स एंड एंड सडनली, ये बिगिन करता है एंड करता है सडनली एकदम, ठीक। हाइपर वेंटिलेशन टेंड्स टू प्रोवोक दिस इलेक्ट्रोग्राफिक डिस्चार्जेस एंड इवन द सीजर्स देमसेल्व्स। हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है कि हो सकता है इस चीज़ को प्रोवोक कर जाए, ठीक है ना। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेट बंदा कर रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोग्राफिक चेंजेस ये सब का कॉज करता है इवन द सीजर्स देमसेल्व्स, राइट।
एटिपिकल एब्सेंट सीजर क्या है? लैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, लेफ्ट अब्रप्ट इन ऑनसेट एंड सेसेशन। जो यहाँ पे कॉन्शियसनेस वहाँ पे ट्रांजिएंट था, यहाँ पे थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन की हो गया, लेट्स अब्रप्ट इन ऑनसेट हो गया, ठीक। वहाँ पे 3 हर्ट्ज का स्पाइक था, लेकिन यहाँ पे 2.5 हर्ट्ज का स्पाइक हो गया। मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे हो जाएगी, वहाँ पे कोई पोस्टिक्टल स्टेट नहीं था, यहाँ पे भी कोई, मतलब कि यहाँ पे पोस्टिक्टल स्टेट होगा। पोस्टिक्टल स्टेट आपका एटॉनिक सीजर्स में भी नहीं होता था, ये एक चीज़ को याद रखना, वो भी सडन था, लेकिन वहाँ पे पोस्चुरल कंट्रोल नहीं था। तो एब्सेंट सीजर और एटॉनिक सीजर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पोस्चुरल कंट्रोल। नेक्स्ट हम लोग बात करें पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी पीटीई के बारे में। ये डिफर्स फ्रॉम एपिलेप्सी, ये डिफर करती है एपिलेप्सी से। ओनली 1 सीजर पर वीक आफ्टर हेड इंजरी, 1 वीक में। ये एपिलेप्सी से कैसे डिफरेंट है? एक हेड इंजरी कोई बंदे को ही, तो 1 हफ्ते में 1 सीजर आया उसको, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी, हेड इंजरी के बाद 1 हफ्ते में 1 बार। तो 3 टाइप्स ऑफ सीजर कॉज बाय ट्रॉमा, 3 तरह के सीजर्स होते हैं कॉज बाय ट्रॉमा, जो कि ट्रॉमा के कारण से होते हैं। एक इमीडिएट और कॉन्केसिव एट द टाइम ऑफ इंजरी, ठीक है ना, इमीडिएट और एट द टाइम ऑफ इंजरी, ठीक, एकदम वहीं पे जैसे इंजरी हुआ उसी टाइम सीजर्स के अटैक आने शुरू हो गए। नो पीटी, मतलब नो पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी। अर्ली हो सकता है 7 डेज और लेफ्ट आफ्टर इंजरी, 7 डेज और लेफ्ट आफ्टर इंजरी में ये हो सकता है कि हाँ, कि जैसे एक हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही इसको आ गया सीजर का अटैक। लेट ऑनसेट 7 डे और 20 और मोर ईयर्स लेटर, पीटी लेट टाइप। जैसे किसी को हेड इंजरी हुई, ठीक है ना, अब उसको क्या होगा कि वो ठीक तो हो गया, लेकिन हो सकता है उसको एक अटैक आए सीजर्स का, कभी भी हो सकता है वो 1 हफ्ते बाद से लेके 20 साल तक कभी भी उसको एक अटैक आ सकता है। तो आप इसको अनएक्सप्लेन्ड रहता है ना, ये बेसिकली ऐसा है, आप सोच ही नहीं पाओगे कि हाँ उस हेड इंजरी के कारण से ये दिक्कत हो गया। अब पेशेंट खुद हिस्ट्री नहीं देता कि डॉक्टर साहब मेरे को, मतलब उसको ट्रिवियल से हो सकता है कि उसको हेड ट्रॉमा कहीं हुआ हो बचपन में, लेकिन उसको 5-6 साल बाद सीजर का अटैक आया, तो क्या बताएगा वो भी नहीं बताएगा ऑब्वियसली कि पीटी कैसे सोचोगे तब, पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी, राइट। तो ये इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एपिलेप्सी सिंड्रोम के बारे में। व्हाट इज एपिलेप्सी सिंड्रोम? डिसऑर्डर इन विच एपिलेप्सी इज अ प्रीडोमिनेंट फीचर, ठीक है ना। एपिलेप्सी बेसिकली क्या है? रिकरेंट सीजर का एपिसोड, ठीक है ना। रिकरेंट सीजर जब हुए तो उसी को क्या कहते हैं? एपिलेप्सी, ठीक है। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा। तो डिसऑर्डर इन विच एपिलेप्सी इज अ प्रीडोमिनेंट फीचर, कुछ ऐसे डिसऑर्डर जहाँ पे एपिलेप्सी जो है प्रीडोमिनेंट फीचर है। कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? एविडेंस जो कि हो सकते हैं इसमें, क्या क्या इसको कॉज करा सकता है? क्लिनिकल हो सकता है, ठीक है, बंदे को क्लिनिकली बोलेगा कि हाँ डॉक्टर साहब मेरे को सीजर्स के अटैक आ रहे हैं। चाहे बंदा कैसे बताएगा? टाइप ऑफ सीजर्स बताएगा तुम्हें, एज ऑफ मैनिफेस्टेशन, EEG, ठीक है ना, रेडियोलॉजिक, जेनेटिक ऑब्जर्वेशन, ये सब बताएगा तुम्हें, कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के बारे में। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी क्या है? इसको क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज जैन्स सिंड्रोम, जैन्स सिंड्रोम कहते हैं जी, ZANZ सिंड्रोम। जुवेनाइल है, फिर से देखो जुवेनाइल मायोक्लोनिक से क्या मतलब समझा? देखो अगर तुम मेडिकल साइंस में वर्ड को तोड़ोगे तुम्हें वहीं से बहुत चीज़ें मिल जाएगी। जुवेनाइल मतलब बच्चों में होगा, मायोक्लोनिक है मसल का कुछ होगा, और मायोक्लोनिक हमने एक जगह और पढ़ा था, मायोक्लोनिक सीजर्स, वहाँ पे मसल का सडन ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन होता था। तो ऑकर इन अर्ली एडोलेसेंस, राइट, अर्ली एडोलेसेंस मतलब बच्चों में या जुवेनाइल। यूनिलेटरल और बायलेटरल मायोक्लोनिक जर्क्स, राइट, सिंगल और रिपीटेटिव। यूनिलेटरल और बायलेटरल मायोक्लोनिक जर्क्स होंगे यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शंस, ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शंस, और सिंगल और रिपीटेटिव ही हो सकता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट इन मॉर्निंग आफ्टर अवेकनिंग, मोस्ट फ्रीक्वेंट इन मॉर्निंग, बच्चा सुबह उठेगा उसको इसके अटैक्स आने लगेंगे। प्रोवोक बाय स्लीप डिप्रिवेशन, बच्चा सो नहीं रहा है तो उसको स्लीप डिप्रिवेशन से भी कुछ ऐसे ये एपिलेप्टिक एपिसोड्स आने लगेंगे। कॉन्शियसनेस इज यूजुअली प्रिजर्व, कॉन्शियसनेस यहाँ पे रहेगी बंदे की, कॉन्शियसनेस का कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है, बंदा की कॉन्शियसनेस एकदम इंटैक्ट रहेगी, राइट। मे बी एसोसिएटेड विद GTCS एंड एब्सेंट सीजर, ये हो सकता है जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर के साथ एसोसिएटेड हो या एब्सेंट सीजर के साथ एसोसिएटेड हो बच्चा। बिनाइन कंडीशन होती है, फैमिली हिस्ट्री इस पर प्रिडिस्पोज करेगी, और ट्रीटमेंट्स का क्या है? वॉल्प्रोएट, राइट। ये बिनाइन कंडीशन होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है इसमें, और ट्रीटमेंट्स का क्या है? वॉल्प्रोएट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम के बारे में। ये भी होता है बच्चों में,
और ट्रायड और मल्टीपल सीजर टाइप, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, GTCS ए टॉनिक और ए टिपिकल एब्सेंस, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल सीजर्स टाइप होते हैं, एक ही आदमी में मल्टीपल सीजर टाइप, मल्टीपल टाइप के सीजर्स दिखेंगे आपको, ये बच्चों में होता है, ठीक है। लेनॉक्स गेस्ट्रोसिस, एक ही बच्चे में मल्टीपल तरह के सीजर, जैसे GTCS भी देखोगे उसी में ए टॉनिक भी देख लोगे, कभी ए टिपिकल भी देख लोगे, जी ए गा से याद कर लो, गा क्या क्या, GTCS ए टॉनिक ए टिपिकल, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके EEG के बारे में कि 3 हर्ट्ज का स्पाइक होता है। 3 हर्ट्ज का स्पाइक और कहाँ देखा था हमने, याद करो, 3 हर्ट्ज का स्पाइक कहाँ देखा था, एब्सेंट सीजर्स में, राइट। एब्सेंट सीजर में देखा था, देखते हैं एक बार, ये है ना 3 हर्ट्ज का स्पाइक, और लेस देन 3 हर्ट्ज का स्पाइक हो तो एटिपिकल एब्सेंट सीजर, राइट। रिलेट करके थोड़ा पढ़ो यार, कहाँ गया, हाँ। EEG जो होगा लेस देन 3 हर्ट्ज का स्पाइक होगा, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, यहाँ पे इम्पेयर्ड जो होते हैं कॉग्निटिव फंक्शन जो है इम्पेयर्ड हो जाएंगे बंदे के। कॉजेज क्या है, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी, कोई बंदे को डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी हो, पेरिनेटल हाइपोक्सिया हो, इस्कीमिया हो, ट्रॉमा हो, उसके कारण से भी हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है ऑब्वियसली। रिस्पॉन्स टू थेरेपी इज़ पुअर, रिस्पॉन्स जो है थेरेपी का ये बहुत ही ख़राब है, ठीक है। थेरेपी हो रही है लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत ही ख़राब है बंदे का, ठीक है। मेसियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, ठीक है, ये क्या है होता है। हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर, यहाँ पे किस चीज़ की हिस्ट्री होती है, फेब्राइल सीजर्स की हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री इज पॉजिटिव, फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे पॉजिटिव होती है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होता है, ठीक है। बेसिकली फेब्राइल सीजर्स की हिस्ट्री रहेगी और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, मेसियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर रहेगा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में हमने क्या देखा था, पार्शियल सीजर केवल मतलब कि एक एपिसोड के साथ, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, उसमें और भी चीज़ें दिक्कतें करेंगी, ठीक है ना। क्या क्या रहता है, देखो देखो अभी देख लो, याद कर लो यहीं पे, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस होगा ना यहाँ पे, ऑटोमेटिज्म जो मैंने बताया था कि अनकॉन्शियस भी है, उसको याद ही नहीं रहेगा उसने क्या किया, समझे बात को। और एक होता था टॉर्च पैरालिसिस, डेजा वू फिनोमिनन, जमाई वू, ये सब कहाँ देखा था हमने, पार्शियल सीजर्स में देखा था, राइट। जो कि जैक्सोनियन मास से प्रोड्यूस होता था, वेल डिफाइंड ऑरा, पार्शियल सीजर सेकेंडरी जनरलाइजेशन जो था, ठीक है ना। जो मैंने बताया था एग्जाम्पल, कैसे डेजा वू कैसे देखते हैं और जमाई वू कैसे देखते हैं, राइट। जमाई वू मतलब जमाई नहीं, जमाई राजा नहीं बनना है, ठीक है, पढ़ाई करनी है अभी। पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस, किसमें, सिंपल पार्शियल सीजर, अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिज्म का देखना है कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ हो गया, राइट। तो अब इसमें क्या था यार कि पुअर रिस्पॉन्स टू थेरेपी रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस रहेगा, सर्जरी इज क्यूरेटिव। यहाँ पे हिप्पोकैम्पल का स्क्लेरोसिस रहता है आपका मेसियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में। अच्छा ये बताओ, सीट ऑफ मेमोरी कौन सी होती है, सीट ऑफ रीसेंट मेमोरी, राइट। रीसेंट मेमोरी शायद हिप्पोकैम्पस होती है, नहीं, और कौन सी, थैलेमस, थैलेमस वगैरह जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि स्लीप डिप्रिवेशन विल लीड टू योर मोर प्रोडक्टिविटी और लेस प्रोडक्टिविटी। अब कुछ लोग कहते हैं कि हाँ स्लीप डिप्रिवेशन से ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज़्यादा देर तक आदमी पढ़ता है, ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन जो न्यूरल कनेक्शन है ना आपकी डीप स्लीप पे बनते हैं, अगर आप सोते नहीं हो तो आपकी दिक्कत है। लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली वो बेनिफिट कर सकता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके अगर मेमोरी मेंटेन करनी है आपको तो ऑब्वियसली आप अच्छी स्लीप लो, ठीक है ना। कोशिश करो 6 घंटा 7 घंटा, 8 घंटे ज़्यादा मत सोना, कोशिश करना 8 घंटे ना सोने हो, ठीक है ना। तो 6-7 घंटा तो सो, एटलीस्ट कोशिश करो इतना सो, बाकी हो जो होना होगा वो होगा ही। तो डिफरेंस की बात करेंगे सिंकोप और सीजर्स में, जो कि GTCS वाले सीजर्स हैं, राइट। सिंकोप क्या होता है, सिंकोप अगर आपने वर्ड सुना होगा कि सिंकोप होता क्या है, अरे सिंकोप हो गया बंदे को, जैसे आपने पढ़ा हुआ सैड का ट्रायड पढ़ा था, सिंकोप, एंजाइना, डिस्निया, कहाँ पढ़ा था, देख लेना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम खोलना, सैड का ट्रायड मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और जहाँ मिले मेरे को मैसेज कर देना कि अरे सैड का ट्रायड मिल गया, ठीक है। मिट्रल स्टेनोसिस देख लेना एक बार, ठीक है ना। आई गेस मैं सही बोल रहा हूँ, सैड उसी में मिलता है, मिट्रल स्टेनोसिस केसेस में देख लेना। तो फीचर्स में क्या क्या देखेंगे, इमीडिएट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स देखेंगे पहले, तो क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। सीजर में कुछ नहीं होता, सीजर में कुछ नहीं हो सकता, सिंकोप में लेकिन होता है, इमोशनल स्ट्रेस, वाल्सल्वा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, कार्डियक इटियोलॉजी,
सिंकोप में दिखती है, ठीक है ना। तो इमोशनल स्ट्रेस हो गया बंदे को, कोई एग्ज़ाम का कुछ प्रेशर आ गया, वलसलवा हो गया, मतलब कि नाक बंद करके हवा फूंक रहा है बंदा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है, वो लग खड़ा हुआ तो उसको हाइपोटेंशन हो गया, कोई भी कारण हो सकता है उसका पीछे, ड्रग वर्क वगैरह, कार्डियक इटोलॉजी कुछ हो गई उसको कि बंदा जो है कुछ कार्डियक बीमारी से परेशान है तो उसको उस कारण से हो गया। पोस्चर एट रेस्ट, तो पोस्चर एट रेस्ट क्या होगा, इरेक्ट रहेगा, और जो ऑनसेट मतलब पोस्चर कौन सा रहेगा ऑनसेट के दौरान पे, तो सिंकोप में जो है इरेक्ट रहेगा, और सीजर में कहीं भी कोई भी पोस्चर अपना ले उसको होना ही होना है। ट्रांजिशन टू अनकॉन्शियसनेस, ट्रांजिशन टू अनकॉन्शियसनेस क्या रहेगा, ग्रेजुअल ओवर सेकेंड्स, ठीक है ना, और ऑफन इमीडिएट, तुरंत ही सीजर्स में हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस आ जाए, लेकिन सिंकोप में धीरे 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 तो वो अनकॉन्शियसनेस की तरफ जाएगा, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस यहाँ पे सेकेंड्स के लिए, और यहाँ पे सीजर्स में हो सकता है मिनट्स टू आवर्स के लिए वो चले। डिसओरिएंटेशन एंड स्लीपनेस आफ्टर इवेंट, ट्रांजिएंट होगा मिनट्स टू आवर्स, तो इस बंदे को हो सकता है पोस्ट इक्टल स्टेज, इसमें ट्रांजिएंट का होता है सिंकोप में, और पोस्ट इक्टल स्टेज बेसिकली होता क्या है, जो इंटैक्ट स्टेट मतलब, ठीक है, तो सीजर में मिनट टू आवर तक रहेगा। रिटर्न टू कॉन्शियसनेस ऑलमोस्ट इमीडिएटली, रिटर्न कर जाएगा कॉन्शियसनेस में एकदम ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आफ्टर मैनी मिनट्स और आवर्स, तो कॉन्शियसनेस में इमीडिएटली आ जाएगा, लेकिन ये मैनी मिनट्स और आवर्स में आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इमीडिएट प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, पोस्चर, ट्रांजिशन टू कॉन्शियसनेस, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसोरिएंटेशन एंड स्लीपीनेस आफ्टर इवेंट, और रिटर्न टू अनकॉन्शियसनेस, राइट। और भी इसकी डिफरेंसेस देखते हैं कि बाइटिंग ऑफ टंग यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी। जीटीसीएस में देखा होगा कि बाइटिंग ऑफ टंग होती है, सिंकोरा, ठीक है ना। इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा यहाँ पे सिंकोप में, और यहाँ होगा। हेडेक नहीं होगा वहाँ पे, मतलब कि सिंकोप में और सीजर्स में होगा। फैक्टर्स विच में ट्रिगर सीजर, कुछ फैक्टर्स जान लो कि जो ट्रिगर कर सकते सीजर्स को। स्लीप डिप्रिवेशन ऑब्वियसली, इमोशनल स्ट्रेस ऑब्वियसली, फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मेडिकल कॉलेज में जितनी चीज़ें हमारे साथ होती है सब सीजर कॉज कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आप सीजर के बहुत ही बेहतरीन मरीज बन सकते हो। स्लीप डिप्रिवेशन ऑब्वियसली, इमोशनल स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक हो गया, एग्जाम में फेल हो गए, इमोशनल स्ट्रेस। फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन, हो सकता है आपका फिजिकली और मेंटली आप एग्जॉस्ट हो गए हो, ठीक है ना, वो होता ही ऑब्वियसली। दिन भर क्लास जाओगे, रात भर पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन। इन्फेक्शन और पायरेक्सिया ऑब्वियसली, और जो मरीज हैं आपके वार्ड में उनसे इन्फेक्शन पायरेक्सिया आपको हो जाएगा। ड्रग और एल्कोहल इंसेजन और विड्रॉवल, अब इस पे ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग प्रो हो चुके होगे अब तक, तो ठीक है ना। फ्लिकरिंग लाइट, विजुअल पैटर्न्स, प्रॉक्सिमिटी टू टेलीविजन स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, ठीक है ना। फ्लिकरिंग लाइट, अभी मोबाइल स्क्रीन पे ज़्यादा फोकस है। फ्लिकरिंग लाइट, विजुअल पैटर्न, प्रॉक्सिमिटी टू मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। फ्लिकरिंग लाइट, अपने कमरे में तुम झालर लगा के रखते हो, ठीक है ना, कोई भी लाइटिंग सिस्टम बढ़िया से किया है अरेंज। विजुअल पैटर्न कुछ अच्छे से लगाए हो। लॉयड नॉइज़, हॉट बाथ, ठीक है ना, तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे हैं, ठीक है ना, हॉट बाथ ले रहे हो। ड्रग्स लाइक अमाइनोफाइलिन, कुछ ड्रग्स ले रहे हो जैसे कि अमाइनोफाइलिन, इससे कारण से भी ये सीजर्स ट्रिगर हो सकते हैं, राइट। अब सूडो सीजर्स की बात करें, क्या सूडो सीजर्स क्या होते हैं? सूडो सीजर्स क्या होते हैं? एनी मेटाबॉलिक एंड टॉक्सिक दैट कॉज सीजर, कोई भी मेटाबॉलिक इवेंट या टॉक्सिसिटी जो सीजर्स करा सके, जैसे ग्लूकोज कम, मैग्नीशियम कम, कैल्शियम कम, ये बताया था मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के केसेस में। सीरम इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट कराया, रीनल लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हो, टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन करा सकते हो, CT MRI विद रेडियोग्राफी करा लो। इफ पेशेंट कम्स फर्स्ट टाइम विद सीजर, रूल आउट सूडो सीजर, अगर पहली बार पेशेंट सीजर्स के साथ आता है तो आप एक बार रूल आउट कर लेना कि सूडो सीजर तो नहीं है इसको। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीजर कैसे कैसे कराओगे? EEG से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। EEG में डिफरेंट टाइप की वेव्स तुम्हें देखेंगे, उससे आप क्या करोगे कि हाँ समझ लोगे कि हाँ इसको ये वाला सीजर है। CT MRI से ऑब्वियसली आप डिटेक्ट कर सकते हो। पिकअप एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, EEG में तुम एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है पिकअप कर लोगे। एबनॉर्मल EEG डज नॉट एक्सक्लूड द डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी, नॉर्मल EEG डज नॉट एक्सक्लूड द डायग्नोसिस, अगर नॉर्मल भी EEG आ रहा है तो भी आपका डायग्नोसिस एक्सक्लूडेड नहीं है सीजर्स का, लेकिन ये होता है कन्फर्मेटरी फाइंडिंग के तौर पे। इन अराउंड 5% पेशेंट एब नॉर्मल EEG पेशेंट इज नॉर्मल,
ठीक है। अगर कोई 5% केसेस में अगर आपका अब नॉर्मल ईईजी भी आ रहा है, लेकिन पेशेंट तब भी नॉर्मल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है ईईजी के बारे में, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी कुछ सीजर्स, आपका पूरा टॉपिक ऐसे खत्म हो गया, लेकिन अब ट्रीटमेंट पे मैं आऊँगा सीजर्स के, तो वो नेक्स्ट क्लास से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय।